हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा अब आपका साइंस का चैप्टर नंबर 3 था, वो था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने उसकी स्टडी कर ली थी और वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी और काफ़ी सारे उनके एप्लीकेशन भी देखे थी कि इस चैप्टर का कहाँ ये हमारी डेली लाइफ में सीधे सीधे लिंक हुआ है। ठीक है, और कहाँ कहाँ इसका डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है। आप आसपास चीज़ें जो देखते हो, मेटल जो कि आपको इतने प्योर फॉर्म में मिल रहे हैं, वो असल में कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह उनको रिफाइन किया जा रहा है, किस तरह उनको प्योरीफाई किया जा रहा है। और जो मेटल्स और नॉन मेटल्स इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जैसे कि आपके जो मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, बेस है ना, और आपके जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक या फिर न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इस तरह की काफ़ी प्रॉपर्टीज थी। व्हाट विल हैपन इफ यू ऐड इन वाटर, ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ यू ऐड इन एसिड, सम टाइप ऑफ एसिड। ठीक है, तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ थी, हमने देख ली थी और ये चैप्टर फिनिश हो गया था। आज आप इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर में एक और चीज़ बता दूं बेटा, सबसे पहले आपको खुद को ट्राई करने हैं। ये इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पर रखिए। क्वेश्चन आंसर पहले आपको खुद को ट्राई करने हैं, फिर अगर दिक्कत आती है तो फिर मैं बताऊँगा ही उनको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्लू क्वेश्चन जो कि छोटे क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ठीक है, सीधे पॉइंट टू पॉइंट काम करते हैं, आप उनको ट्राई करिए। अगर दिक्कत आती तो पूछिए। हम आपके जो बुक के बैक क्वेश्चन है, बैक क्वेश्चन में उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे हैं, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम देख लेते हैं क्या होता है। और अगर वास्तव में आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो इवन अगर आप मान लीजिए बाहर किसी भी अदर सोर्स का यूज़ नहीं कर रहे तो बुक के अंदर इवन जो भी क्वेश्चन है बुक के अंदर, चाहे ब्लू ब्लैक वगैरह किस तरह का भी हो, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना ही करना है। मतलब उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, या फिर उस क्वेश्चन का मतलब क्या है ना। ऐसा नहीं कि आंसर रट लिया और लिख दिया, नहीं, आपको पता होना चाहिए वो सामने वाला किस तरह से पूछ रहा है आपसे, ठीक है, किस टॉपिक से रिलेटेड पूछ रहा है और कितना घुमा कर पूछ रहा है, या फिर क्या सीधा सीधा पूछ रहा है। ठीक है, वैसे साइंस में इतना घूमने का है नहीं, मतलब अगर वास्तव में समझ है तो ऐसा चाहे कितने घुमा के इधर उधर से पूछ ले, आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आपके बुक के क्वेश्चन मैं बुक ले लेता हूँ आपकी, और आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आपको क्या कुछ 4 कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं, 4 डिफरेंट टाइप के पेयर दे रखे हैं और वो कुछ केमिकल्स के पेयर हैं। आपको ये बताना है कि कौन से पेयर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म होगी। ठीक है, 4 पेयर बता रखे, मैं उनको लिख देता हूँ किस किस के पेयर दे रखे हैं। इसके NaCl है, MgCl2 है, ठीक है, FeSO4 फेरस सल्फेट है, AgNO3 है। ठीक है, अब ये जो, चलो मैं पहले को लिख देता हूँ, इनकी रिएक्शन करा रखी है। फर्स्ट वाली करा रखी है कॉपर के साथ, सेकंड की एल्यूमिनियम के साथ, थर्ड की सिल्वर के साथ और नेक्स्ट लास्ट है कॉपर के साथ। ठीक है, अब ये रिएक्शन करा रखी है और आपसे पूछ रखा है कि ये 4 के 4 जो एलिमेंट है ना, 4 के 4 जो कंपाउंड है, ये दे रखे हैं आपको इनके एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, और ये सीधे के सीधे एज इट इज मेटल ले लिए। आपसे पूछना चाह रहा है कि बताओ कौन से पेयर में रिएक्शन होगी और क्यों होगी, ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन हम बताएंगे कि क्यों होगी क्यों नहीं होगी। ठीक है, तो असल में ये क्वेश्चन जो है ये सीधी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज के नॉलेज को चेक करना चाह रहा है कि रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है या फिर आप उसको समझ चुके हो अच्छे से। अगर समझ चुके हो तो उसका इफेक्ट भी आपको पता होगा कि सीधे कहाँ उसका इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपको वो सीरीज पता है तो आप सीधे सीधे इसका आंसर दे पाओगे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, ऐसा करिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag। ठीक है, नहीं सॉरी, जी है ना, सिल्वर गोल्ड, ये आता है। अच्छा, ये सीरीज है रिएक्टिविटी सीरीज, और अब आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होगा। देखिए NaCl है, कॉपर है, इसमें कॉपर है, इसमें सोडियम है। ठीक है, अब सोडियम और कॉपर की रिएक्टिविटी थोड़ा देखिए, इसमें कहाँ पर है, सोडियम है ऊपर और कॉपर है नीचे इधर। तो आप बताइए क्या जो ये कॉपर है, ये कॉपर सोडियम को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन ये सोडियम। ठीक है, तो इसमें तो रिएक्शन आपकी होगी नहीं, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, इसने पहले से एक कंपाउंड बना रखा है। और कॉपर को असल में या फिर किसी एलिमेंट को क्या करना था, ये जो सोडियम है या फिर यहाँ पे जो मेटल उसको डिस्प्लेस करना था। वो डिस्प्लेस कब होगा, जब ये मेटल इस वाले मेटल से हाईली रिएक्टिव होगा, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। अब देखिए MgCl2 में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम
हाईली रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, तो इसमें भी रिएक्शन आपकी नहीं होगी। FeSO4 प्लस सिल्वर, तो देखिए सिल्वर कहाँ है आपका, यहाँ। आयरन कहाँ है आपका, यहाँ। इसमें से डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगेन सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। लास्ट दे रखा है आपको AgNO3, देखो सर 3 ऑप्शन हो गए और यही आंसर होगा, ठीक है। हाँ आंसर तो यही है, लेकिन रीज़न क्या है इसका, देखिए AgNO3 प्लस कॉपर, सिल्वर है कॉपर है, ये आपका अगेन सिल्वर और कॉपर, सॉरी सिल्वर ये रहा और कॉपर का है आपका ये रहा, ऐसे बना लेंगे, थोड़ा हाईलाइट दूर से दिख जाएगा, है ना। ये सिल्वर और ये कॉपर। अब बताइए इन दोनों में से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव कौन है। हाईली रिएक्टिव आपको कॉपर है, तो कॉपर क्योंकि हाईली रिएक्टिव है तो ये AgNO3 में से Ag यानी कि सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। तो हाँ ये वाली जो रिएक्शन, ये वाला जो पेयर है इसमें आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर डिस्प्लेस करेगा Ag यानी कि सिल्वर को, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट आपका ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बना करके आपको दे देगा, ठीक है। आए समझ, सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ है नहीं। रिएक्टिविटी सीरीज को रखने नहीं देते, आगे काम आ सकती है अपने को ही। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि आपको आयरन की एक फ्राइंग पैन है ना, पेन होती है ना जिसमें खाना वगैरह बनाते हैं, फ्राइंग पैन है आयरन की, आपको उसको रस्टिंग से बचाना है। तो क्या क्या मेथड से जिसको आप यूज ले सकते हो। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखे हैं आपको, आप उसको ऊपर कोई पेंट कर दो, ठीक है। सेकंड दे रखे हैं आप उसके ऊपर ग्रीस लगा दो, नॉर्मल ग्रीस वो कर सकते हो, या फिर आप ऑयल वगैरह लगा सकते हो, है ना, ग्रीस ऑयल वही। और थर्ड दे रखा है आपको कि आप उसके ऊपर एक जिंक की कोटिंग कर दो, है ना, जिंक। और लास्ट दे रखे हैं आपको ऑल ऑफ दी अबव। अब देखिए ये जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन सारे ही ऑप्शंस को आप कर सकते हो। जैसे कि आप ग्रीस लगा सकते हो तो उससे आयरन का रस्टिंग बच जाएगी, ठीक है। ऑयल लगा दिया उससे बच जाएगी, ठीक है। आपने उसके ऊपर कोई पेंट कर दिया, ठीक है, कलर कर दिया तो उससे भी वो रस्ट होने से बच जाएगा। और अगर आपने उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दी तब तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है। अगर नॉर्मली क्वेश्चन हमसे इतना ही पूछ रहा है कि किससे आप कर सकते हो, फ्राइंग पैन में, क्योंकि आपको पता है उसमें अगर ग्रीस, मान लीजिए आपने आयरन है उसके नीचे ग्रीस लगा दिया, ठीक है, और या फिर उसको पूरा ग्रीस से कवर कर दिया, जब आप उसको हीटअप करोगे तो हो सकता है आपका जो ग्रीस है वो वेपराइज हो जाए, ठीक है, या फिर वो बर्न हो जाए, तो अलग हो जाए, हट जाएगा वो, तो फिर बचा क्या, आयरन, है ना। देखिए ये है सिंपल सा, आपका ये आयरन का कोई पीस है ना, आपने इसके ऊपर ग्रीस लगा दिया, मान लीजिए ये ले आपने ग्रीस लगा दिया। अब जब आप इसको गर्म करोगे, जब आप इसको बर्न करोगे, है ना, बर्न करने पे क्या होगा, ये जो हो सकता है आपका जो ऑयल और जो आपने ग्रीस लगाई है वोलेटाइल मैटर, वोलेटाइल मतलब ये उड़ जाए, ठीक है, वेपराइज हो जाए, तो आपका अगेन आयरन आ जाएगा और वो अगेन रस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका जो पेंटिंग है, पेंट मतलब मान लीजिए आप इसके ऊपर कोई कलर कोट कर देते हो तो वो भी कुछ टाइम तक रुक सकता है, लेकिन जब आप उसको हीटअप करोगे तो उसके भी ज़्यादा चांसेस है कि वो भी हट जाए, ठीक है। तो लास्ट और बेस्ट ऑप्शन बचता है आपका जिंक की एक लेयर लगा दीजिए आप उसके ऊपर। जिंक की जैसे लेयर लगाओगे आप, क्योंकि जिंक हाईली रिएक्टिव होता है देन आयरन, तो उसको ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखेगा उसका, और जब आप उसको बर्न करोगे तो भी उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक एलिमेंट है, ठीक है, वो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक हाई मेल्टिंग का कंपाउंड बनाता है, ठीक है। कोई एलिमेंट, मान लीजिए ए नाम का कोई एलिमेंट है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है ना, तो जो ऑक्साइड बनता है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि ये वाटर में सोल्यूबल भी होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, प्लस क्या होता है, ये वाटर में सोल्यूबल होता है। ये जो ऑक्साइड बनता है ना, आपका जो ऑक्साइड बनता है ना, ये भी वाटर में सोल्यूबल होता है। अब आपसे पूछ रखा है कि इस एलिमेंट का नाम बताइए क्या है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। बोल रखा है आपको कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन, ठीक है। ये आपको दे रखा है, आपसे पूछ रखा है कि कौन सा एलिमेंट होगा। तो देखिए कॉपर का ऑक्साइड जो रहता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, लेकिन वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। सिलिकॉन के साथ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। आयरन जो होता है, आयरन का भी जो ऑक्साइड बनता है वो भी सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक
ठीक है। फाइनली बचता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम का क्या है, कैल्शियम ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है, क्योंकि जब ये H2O से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद बनाता है ये CaOH का होल ट्वाइस, जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है। और ये आपको पता होगा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमने पढ़ा भी था, ठीक है। कौन सी रिएक्शन थी, एक्सोथर्मिक, CaO + H2O, और ये रिएक्शन आपको बना कर दे रही थी CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है, या फिर आप क्वेश्चन लगा लीजिए जो कि आपको दिया गया है, ठीक है। इनको बेटा आपको समझना है, हालांकि क्वेश्चन कोई खास बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, एक और बोल रखा है कि आपके फूड कैन जो होते हैं उनको टिन से कोटेड किया जाता है, ना कि जिंक से। क्यों? क्योंकि आपका टिन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है जिंक के कंपैरिजन में। अगर आप जिंक की कोटिंग करोगे तो जिंक रिएक्शन कर लेगा, हो सकता है आपका जो फूड एलिमेंट है उसको नुकसान पहुंचा दें, ठीक है। तो ये सिंपल सा ऑप्शन है उसका। अच्छा, आपको बोल रखा है कि एक छोटा सा टेस्ट आपको करके देखना है। आपको कुछ चीज़ें दे रखी है, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 है, वैसे आपको हैमर दे रखा है, ठीक है, वायर्स दे रखे हैं, स्विचेस दे रखे हैं आपको, और एक बैटरी दे रखी है, ठीक है। साथ में आपको बल्ब भी दे रखा है, बल्ब। अब आपको बोलना है कि आपको ये 3-4 चीज़ें दी गई है और आपको इनका यूज़ कैसे कर सकते हो मेटल और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश करने में, मेटल और नॉन मेटल को अलग करने में इनका कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको बोल दिया कि आपको 2 एलिमेंट दे दिए, आपको बोला कि इनमें से एक मेटल है या नॉन मेटल, या फिर कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। आपको बस 2 एलिमेंट दे दिए और आपको साथ में ये 4 चीज़ें और दे दी, हैमर, वायर, स्विचेस वगैरह, बैटरी, बल्ब, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि आपको पता लगाना है कि मेटल है कि नॉन मेटल है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, तो देखिएगा यूज कैसे कर सकते हो आप। मान लीजिए आपको एक पीस मिला, अगर आपने इस पीस को हिट करके देखा, हैमर उठाया और इसको हिट किया, अगर ये पीसेस में ब्रेक हो जाता है ना, टुकड़ों में टूट जाता है, तब तो ये है नॉन मेटल। अगर ये पीसेस में ब्रेक नहीं होता और ये मेलिएबल यानी कि एक शीट की तरह बन जाता है, तब है ये मेटल, ठीक है। अच्छा, और डक्टाइल प्रॉपर्टी भी इसके साथ देख सकते हो आप, ठीक है। आप उसको ज़्यादा हैमराइज करके भी देख सकते हो, ज़्यादा हैमर कर दोगे आप एक तार बना सकते हो अगर आप अच्छे से उसको करो, लेकिन हाँ मेलिएबल होते ही आपको ये पूरा पता लग जाएगा कि ये मेटल है कि नॉन मेटल, ठीक है। अच्छा, आप इनसे इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी चेक कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, और आपके जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप 1-2 प्रॉपर्टी के बेस पर इनको देख सकते हो। एक तो ये मेलिएबल रहेंगे और ये मिलेंगे आपको ब्रिटल, है ना, जो कि आपने हैमर से चेक करके देख लिया। अब आप इनको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब देखोगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब आप देखोगे, आपको पता है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आपको वायर, स्विच, बैटरी, बल्ब, इनको लेके एक सर्किट बनाना है। जैसे कि मान लीजिए ये बनाना है आपको। ये आपने एक बैटरी लगा ली, ये आपने एक स्विच लगा लिया, ये एक बल्ब लगा लिया, और ये वो पीस है मेटल का या फिर नॉन मेटल का, फिर अननोन एलिमेंट जो कि आपको मिला गया है, जो कि आपको दिया गया है, ठीक है। अब वो मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है। क्या होता है, जैसे आपने स्विच को ऑन किया, ये ऑन हो गया, जैसे आपने स्विच को ऑन किया, अगर ये बल्ब ऑन हो जाता है तब तो है वो मेटल, और अगर ये बल्ब ऑन नहीं होता है इट मीन्स दैट इज नॉन मेटल, ओके। चलिए, ये प्रॉपर्टी भी आप मतलब इस तरह से चेक करके देख सकते हो, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्या ये प्रॉपर्टी इनफ है, क्या ये दो प्रॉपर्टी आपने बताई है और आपको जो इतने सारे इक्विपमेंट दिए गए हैं ये इनफ है मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करने के लिए? तो आंसर है नहीं, इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही अपने कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जैसे कि अगर आप ब्रिटल प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हो और मान लीजिए आपको सोडियम दिया गया है, तो सोडियम भी एक मेटल है लेकिन वो ब्रिटल होता है ना, बिल्कुल है, ठीक है। तो इस तरह चीज़ें हैं, दोनों में कुछ ना कुछ अपने वो है एक्सेप्शंस है। जैसे कि मान लीजिए ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट जैसे आपकी जो
पेंसिल होती है ना, पेंसिल की जो निब होती है, ठीक है, वो ग्रेफाइट की होती है। अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, लेकिन वो तो नॉन मेटल है, ठीक है। तो हाँ, आप नॉर्मल बस अंदाज़ा लगाने के लिए, हल्का हल्का आइडिया लेने के लिए तो ले सकते हो कि मेटल है नॉन मेटल, लेकिन हाँ, ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से सूटेबल नहीं है कि आप मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश कर सके। ओके, नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज एमोट्रोफिक ऑक्साइड। ये क्वेश्चन अच्छा है और आ भी सकता है एग्जाम में। एमोट्रोफिक ऑक्साइड क्या होते हैं? कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ए ऑक्साइड दैट शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, एसिडिक और बेसिक। अब इनके एग्जांपल जैसे कि आपका एल्यूमिनियम और जिंक, मेटल्स की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि एमोट्रोफिक ऑक्साइड है। एमोट्रोफिक ऑक्साइड है। और क्या होता है जब ये दोनों बेस, और मैं इनकी रिएक्शन बता देता हूँ कि क्या होगा जब आपने इनकी रिएक्शन HCl से कराई और क्या होगा जब आपने इसकी रिएक्शन NaOH से कराई। ये एक एसिड है, ये एक बेस है, ठीक है। तो क्या होगा, ये बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। मतलब अगर ये बेस और ये क्या एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, एक सोल्ट और साथ में वाटर, मतलब कि न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। अब यही एक एसिड की तरह काम करेगा और ये एक बेस है, तो एसिड और बेस अगेन क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और साथ में आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, एक सोल्ट और साथ में ही वाटर, ठीक है। आप जैसे देख लीजिए, जैसे ये मिल जाएगा आपका LCl3 प्लस H2O, न्यूट्रलाइज हो गया, ये आपको कंपाउंड दे दिया, वाटर दे दिया, ठीक है। NOH को देख लीजिए, ये मिलेगा आपको एल्यूमिनियम, ये कंपाउंड मिल गया आपका और साथ में ये मिल गया, ठीक है। तो ये सोल्ट, ये वाटर, ये भी न्यूट्रलाइज हो गया, ये भी न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। ऐसे आप जिंक का देख सकते हो, जैसे कि, ठीक है, वैसे जिंक इसी की तरह है ना, आप ट्राई कर सकते हो। जिंक ऑक्साइड है, इसका HCl के साथ करा लीजिए तो ये आप बन जाएगा ZnCl2 बन जाएगा, ठीक है। और जिंक ऑक्साइड है, इसका आप इसके साथ करा लीजिए, इसके साथ ही करा लीजिए, NOH के साथ करा लीजिए, तो ये आपको बना करके देगा सोडियम, जिंक और OH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये आपको बना करके दे देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं जिंकेट, सोल्यूबल जिंकेट, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड है और साथ में आपको ये क्या दे देगा, एक वाटर दे देगा। इसको बोला जाता है सोल्यूबल जिंकेट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है जो कि एमोट्रोफिक ऑक्साइड है। इनमें से कोई भी एग्जांपल जो कि आपको ठीक लगे, एल्यूमिनियम और जिंक, कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो और आप इसको बता सकते हो। और एक और बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए थे, उसके अंदर भी इंक्लूड है ये, ठीक है। क्योंकि ये असल में क्या, स्टूडेंट नाम सुनते थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि एमोट्रोफिक ये कौन सी चीज़, अलग कोई बला का नाम आ गया, ठीक है, एमोट्रोफिक ऑक्साइड। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि व्हाट आर द टू मेटल्स ऑफ डिस्प्यूटेड हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन बोल रखा है कि हमें दो मेटल्स ऐसे बताइए जो कि हाइड्रोजन को इसके डाइल्यूट एसिड से डिस्प्लेस कर सकते हैं। हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन हो, लेट्स से H2SO4 या फिर HCl। हमको एक डाइल्यूट एसिड तो मिल गया है ना, जिसके अंदर हाइड्रोजन है। आपको बोल रखा है आपको दो ऐसे मेटल्स बताने हैं जो कि इसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके, और अगेन दो मेटल ऐसे बताने हैं जो कि हाइड्रोजन को इसमें से डिस्प्लेस ना कर सके, ठीक है। अब आपको थोड़ा अंदाजा लग जाना चाहिए कि जो क्वेश्चन है ये असल में अगेन रिएक्टिविटी सीरीज की नॉलेज को चेक करना चाह रहा है आपका, ठीक है। आपको दो मेटल्स ऐसे बताने जो कि इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर सके। अब हाइड्रोजन के ऊपर देखो, हाइड्रोजन के ऊपर जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो सब के सब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हो, जैसे आपका जिंक है, आयरन वगैरह है, ठीक है, एल्यूमिनियम वगैरह है, ये सारे के सारे ही आपके जो हाइड्रोजन है इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। मैग्नीशियम वगैरह है, जो भी आपको ठीक लगे वो इसको डिस्प्लेस कर देगा। अच्छा, उसने दो पूछा था, आप कोई भी एक इनमें से दो उठा के लिख दोगे, ठीक है। तो ये तो होगा कि इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, साथ में एक सोल्ट बना करके दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब अपने को दो एलिमेंट ऐसे भी बताने हैं
या 2 मेटल्स ऐसे बताने हैं जो कि हाइड्रोजन को इसमें से रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो रिप्लेस कर देंगे, अब रिप्लेस कौन नहीं कर सकते, विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव कौन है, नीचे वाले एलिमेंट सारे के सारे, है ना। देखिए हाइड्रोजन नीचे कौन है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो आप हाइड्रोजन के नीचे कुछ भी लिख दीजिए, 2 मेटल लिख दीजिए, मान लीजिए कॉपर, मरकरी। मरकरी चाली लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसको इग्नोर कर दीजिए, आप ले लीजिए कॉपर और सिल्वर, ठीक है। तो आपका कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आपका जो भी आपको अच्छा लगे, अगर इनकी रिएक्शन H2SO4 या फिर HCl किसी के साथ होगी तो कंपाउंड आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि नो रिएक्शन। और रीजन आपको पता ही है, बिकॉज दिस ऑल एलिमेंट आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट दे आर अनेबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अगला आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पूछ रहा है कि आपका इन दी इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग ऑफ मेटल M, ठीक है। आपने रिफाइनिंग पढ़ाया था हमने लास्ट, उसमें से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। बोल रखा है कि एक मेटल है, M नाम का कोई मेटल है, ठीक है, M नाम का कोई मेटल है, आपको इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग करनी है और आपको एक और चीज़ बतानी है, ठीक है। M नाम का कोई अननोन मेटल है, उसका नाम नहीं बता रखा, और आपको क्या कर रहा है इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग, है ना, जो कि सबसे लास्ट का प्रोसेस होता है किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो M नाम का कोई अननोन मेटल है, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग करा रखी है। अब आपसे पूछ रखा है कि इसमें से किसको तो आप एनोड बनाओगे, किसको कैथोड बनाओगे और किसको इलेक्ट्रोलाइट बनाओगे। अच्छा क्वेश्चन है और बस सिंपल भी है, ये सबसे अच्छी खूबसूरती है इसकी, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। देखिए एनोड बनाओगे आप जो कि इम्प्योर है, बिल्कुल इम्प्योर ऑफ मेटल M। जैसे आपको पता ना, हम कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे थे, है ना, लास्ट मैंने कॉपर का एग्जांपल लिया था। कॉपर की रिफाइनिंग में हम क्या कर रहे थे, आपने जो इम्प्योर कॉपर था वो तो एनोड के ऊपर लगा लिया था, और प्योर कॉपर एक वायर की फॉर्म में, जो कि पतला सा तार लगाया था हमने, या फिर मैंने ऐसे बोला था कि आप एक शीट लगा लीजिए, है ना, मैंने शीट का बोला था, तो वही है, मतलब तार लगा दी, वायर लगा लीजिए या फिर एक शीट लगा लीजिए। तो उसको आपने कैथोड के ऊपर लगाया था जो कि प्योर था, 100% प्योर मेटल, ठीक है। तो वही चीज़ था। फिर धीरे धीरे क्या हो रहा था, एनोड से आपका जो प्योर मेटल इसके अंदर मिक्स था, है ना, वो धीरे धीरे उठ के कैथोड के ऊपर आ रहा था, ठीक है, यही तो हो रहा था। तो इम्प्योर मेटल आपने लगा दिया एनोड पर, और M का ही प्योर मेटल ऑफ M आपने लगा दिया कैथोड पर, क्योंकि कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा आपका प्योर मेटल जो भी आपसे इसके ओर से निकल के आ रहा है। और इलेक्ट्रोलाइट किसका लेना है आपको, इलेक्ट्रोलाइट लेना है आपका, ऐसा एक सॉल्यूशन लेना है जिसमें M सोल्यूबल हो, ठीक है, सोल्यूबल M सॉल्यूशन, सोल्यूबल M सॉल्यूशन। या फिर मान लीजिए आप ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, या फिर ऐसा कोई कंपाउंड ले सकते हो जिसके अंदर आपका M प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे कि आपने कॉपर के लिए कॉपर सल्फेट लिया था, है ना, तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कॉपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ है, या तो आप ऐसे ले सकते हो सोल्यूबल M सॉल्यूशन, ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि M सोल्यूबल हो, या फिर आप एक ऐसा कंपाउंड ले सकते हो जिसके अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना चाहिए, इनका रीजन भी पता होना चाहिए, बट आपको एनोड पर ही क्यों, कैथोड पर ही क्यों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। फ्यूज एंड सल्फर। अच्छा, आपको बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 9 है, कोई प्रत्युष नाम का कोई स्टूडेंट है और वो एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है, और जो कर रहा है हमको उसके इफेक्ट बताने हैं, उसके एप्लीकेशंस और उसके रिजल्ट बताने क्या क्या होगा, ठीक है। उसने क्या ले रखा है, एक टेस्ट ट्यूब ले रखा है ये, ठीक है, टेस्ट ट्यूब जैसा आपका बुक में भी दे रखा है, मैं बना देता हूँ, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है एक, ठीक है। अब क्या कर रखा है, इसको एक स्टैंड से रोक के रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या कर रखा है, यहाँ पर एक स्पून है, ठीक है, स्पैटुला नाम की एक स्पून है। अब जैसे आपकी चम्मच होती है ना नॉर्मल, बस ऐसे ही एक चम्मच स्पून है, बस इसमें एक शेप इतनी है कि इसमें कोई भी आप कंपाउंड डाल के उसको हीटअप कर सकते हो, ठीक है। और नीचे आपने एक बर्नर को लगा रखा है जो कि यहाँ से हीटअप हो रहा है,
ठीक है। और ये एक टेस्ट ट्यूब जिसको आपने स्टैंड पर रोक रखा है, इसके अंदर आपने डाल रखा है सल्फर, ठीक है। इसमें सल्फर डाल रखा है और सल्फर को आप ना हीटअप करने में लग रहे हो, ठीक है। आपने सल्फर ले रखा है एक स्पून स्पेक्टुला में और आप उसको हीटअप कर रहे हो। हीटअप करने से कुछ गैसेस मिल रही है आपको बताना कौन सी गैसेस मिल रही है और उनके लिए केमिकल रिएक्शन भी लिखना है। तो क्या दिक्कत है, लिख देते हैं। सल्फर को जब आप हीटअप करोगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी और वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगी, ठीक है। अच्छा, आपसे ये भी पूछा है कि जो गैस बनी है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जो गैस बनी है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक या फिर बेस, कैसा नेचर रहेगा। और आपको दो तरह से ये चीज़ पूछी है कि इसका नेचर कैसा रहेगा। आपको दो ऑप्शन और दे रखे हैं, आपको दे रखे हैं एक तो ड्राई लिटमस पेपर है ना, और एक दे रखा है आपको मोइस्ट लिटमस पेपर है ना, एक ड्राई लिटमस पेपर, एक मोइस्ट लिटमस पेपर, ये दे रखे हैं आपको। अच्छा, आपने क्या किया, जब आप इसको ड्राई लिटमस पेपर ब्लू ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर जब इसको फ्लो करवाते हो, जब इसके कांटेक्ट में लाते हो तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। लेकिन व्हेन यू कैन कॉन्टेक्टेड विद मोइस्ट लिटमस पेपर, ठीक है, मोइस्ट लिटमस पेपर यानी कि आपका जो लिटमस पेपर है उस पेपर को आपने पानी में डुबोकर वापस डिप करके निकाला हुआ है, जिससे वो मोइस्ट हो गया, गीला वेट हो गया है, ठीक है। अच्छा, या फिर आपने उसको ऐसे ही कुछ टाइम के लिए बाहर रख दिया है, ठीक है, जिससे कि वो मॉइस्चराइज, थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया है। अब क्या होगा, ये ब्लू मोइस्ट लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देगा रेड में। और आपको पता है ऐसा लिटमस पेपर जो कि, या फिर ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा कंपाउंड जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक, है ना, एसिडिक उसका नेचर होता है। तो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है उसका नेचर एसिडिक रहेगा और ब्लू मोइस्ट लिटमस पेपर को ये कन्वर्ट कर देगी किसमें, रेड में, ठीक है। आपको ये इसका रीज़न ही पता होना चाहिए कि ड्राई को क्यों नहीं किया, मोइस्ट को क्यों नहीं किया, ये हमारे एसिड और बेसिस हम पढ़ रहे थे उसके अंदर आया था ये चीज़, ठीक है। मैं बता दूँ अब थोड़ा सा रीज़न, क्योंकि इसको एक्वस सोल्यूशन यानी कि वाटर के पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, वाटर के आयन्स चाहिए होते हैं, उन्हीं की प्रेजेंस में वो H+ आयन रिलीज करता है, ठीक है। ये इसका सिंपल सा रीज़न है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपसे पूछ रखा है कि ये तो रिएक्शन हो गई, अगर आप इसको और हीटअप करोगे ना तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये गैस ही वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगी और एक कंपाउंड बना लेगी सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, ये आपको बना करके दे देगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आपसे पूछा है राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसकी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो आप, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम, तो अच्छे क्वेश्चन उठा लेते हैं। टू प्रिवेंट आयरन की रस्टिंग को रोकने के लिए कोई दो मेथड आपको बताने, आपको दुनिया भर के जो मेथड बताए तो उनमें से कोई भी दो मेथड उठा लीजिए। जैसे गैल्वेनाइजेशन है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल एक पेंट की कोटिंग या फिर एक जिंक की कोटिंग जो है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, सिंपल सा है आइडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन। क्या हो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, ये आपसे सीधा सीधा पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है आपसे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इनका नेचर कैसा होता है। तो मैं बता दूं, नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड होते हैं इनका नेचर होता है एसिडिक और समटाइम इट्स न्यूट्रल, एसिडिक और न्यूट्रल, ठीक है। जैसे कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड था, ये एक नॉन मेटेलिक था, नॉन मेटल का ऑक्साइड ही तो है ना। सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल, तो जब इसने ऑक्साइड बनाया उसने किस तरह की प्रॉपर्टी शो की, एसिडिक। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि न्यूट्रल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछ रखा है कि दो चार आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनका रीजन असल में आपसे पूछ रखा है, तो उनको भी देख लेते हैं जल्दी से क्या उनका रीजन है।
एक और क्वेश्चन बोल रखा है, उससे पहले हम बता देता हूँ कि आपके कोई कॉपर की वेसल्स है, यानी कि कॉपर का कोई भी एक बर्तन लगा लीजिए, ठीक है, उसको काफ़ी टाइम तक आपने बाहर रख दिया है, तो क्या है, कॉपर की जो ब्राउन कलर होती है ना ऊपर की, जो स्टार्टिंग में शाइनी लेयर होती है ब्राउन कलर की, वो थोड़ी सी टर्न यानी कि डार्क टर्न होने लग जाती है, जो उसका कलर है वो थोड़ा कम होने लग जाता है, और ग्रीन कलर और धीरे धीरे वो ब्लैक कलर में चेंज होने लग जाती है। सबसे पहले ग्रीन होते होते फिर डार्क होते हुए ब्लैक की तरफ बढ़ जाती है। तो ऐसा एक आपके पास बर्तन है और आप उसको साफ़ करना है, आपको साफ़ उसको करना है। लेमन जूस जो होता है उसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, उससे आपको साफ़ करना है। तो आपको बताना है कि वो किस तरह से साफ़ हो जाते हैं, क्या रीज़न है कि वो साफ़ हो रहा है। तो देखिए आपका जो एसिड तो किसके अंदर है, सिट्रिक एसिड किसके अंदर है, लेमन के अंदर, ठीक है, इसको एक साइड रख दिए। आपका मेटल जो है, मेटल ने, अब देखिए आपका जो कॉपर दे रखा है, अब या तो वो कॉपर कार्बोनेट हो सकता है या फिर कॉपर ऑक्साइड जो हो सकता है, दोनों ही नेचर में बेसिक होते हैं, बेस, ठीक है, और दोनों ही जब नेचर में बेस होते हैं तो जब ये एक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है क्या फॉर्म होता है, एक सोल्ट फॉर्म होता है, साथ में ही वाटर फॉर्म होता है, यानी कि ये न्यूट्रलाइज रिएक्शन का एक परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। आपका वाटर और एसिड आपका एसिड और बेस मिलता है तो क्या होता है, एक सॉल्यूशन, एक आपको कंपाउंड मिलता है जो कि सोल्ट होता है और साथ में ही वाटर मिलता है आपको, ठीक है। तो जैसे कॉपर है, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड है, ये आपने सिट्रिक एसिड जो भी लिया है, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करने से जो आपकी लेयर है उसके ऊपर चढ़ी हुई कॉपर ऑक्साइड की वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आपका कॉपर कार्बोनेट है, इस चीज़ को याद रख लीजिए, कॉपर कार्बोनेट का एक्चुअल फॉर्मूला ये है, CuCO3 और साथ में OH का होल थ्राइस तो नहीं 4, ठीक है, होल 4, इसको आप याद रख लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों ही नेचर में कैसे होते हैं, बेस प्रॉपर्टी के होते हैं, और बेस और एसिड जब रिएक्शन करता है, ठीक है, आपको पता है ना, बेस और एसिड जब रिएक्शन करता है तो ये दोनों रिएक्शन करने के बाद न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, है ना, बस वही चीज़ आपको बताई गई है इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, आई थिंक उनको आप हैंडल कर सकते हो, फिर भी देख लीजिए। जैसे कि आपको बोल रखा है प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरीज। ये तीन जो एलिमेंट मैंने बताए हैं, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, इनका यूज़ ज्वेलरीज को बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? सबसे पहले तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये सब काफ़ी हाई होता है, और साथ में ही ये काफ़ी ज़्यादा नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत कम रिएक्शन करते हैं। तो जैसे 1 साल पहले थे ऐसे 1 साल बाद, ऐसे 2 साल बाद बने रहते हैं, ठीक है, बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बोल रखा है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। आपको पता है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम इनको ऑयल के अंदर रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल, क्योंकि सस्ता भी पड़ता है, ठीक है, उसके अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट दैट कैन कैच फायर व्हेन इट ओपन इन एयर, ठीक है, सॉरी व्हेन इन केप्ट इन एयर, जब इनको एयर में रखते हो तो ये फायर जो है उसको कैच कर सकते हैं, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जब ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है, इसलिए इनको ऑयल जो होता है आपका उसके अंदर डिप करके रखा जाता है और ऑयल से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। मतलब कि बोल रखा है आपको कि एल्यूमिनियम जो है ये एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन फिर भी इसका यूज़ आप नॉर्मल जो घर के बर्तन होते हैं उसमें खाना पकाने के लिए करते हो। क्यों? क्योंकि आपके जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये आपको पता है। और एल्यूमिनियम के ऊपर जब एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है ना, तो वो एक रस्टिंग की तरह काम करती है। मतलब कि जब नॉन कोरोसिव एक एलिमेंट होता है आपका जो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनता है, एल्यूमिनियम के ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर बनती है ना, तो वो ये लेयर होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसके अंदर होता है, और ये लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है बाहर के जो भी एलिमेंट है उससे, ठीक है। तो उसका कोरोजन फर्दर होगा ही नहीं, और क्यों, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई है, तो आप इसका आराम से यूज़ ले सकते हो, ठीक है। और इसका स्टील के कंपेरिजन में भी यूज़ लेते हो आप, ठीक है, कि एल्यूमिनियम का यूज़ आप स्टील की जगह भी लेते हो। क्यों? क्योंकि स्टील जो है उसका जो हीट कंडक्टिविटी है वो काफ़ी कम होती है, वो काफ़ी पुअर होती है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है आपसे कार्बोनेट एंड सल्फाइड और आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड और देन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। कार्बोनेट और सल्फाइड के जो और मिले थे आपको, ठीक है, कार्बोनेट और सल्फाइड के जो और मिले थे, आप उनको सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो, फिर उनका रिडक्शन कराते हो। क्यों?
आप डायरेक्टली उनमें से सल्फाइड को या फिर कार्बोनेट को अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अपने को ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। वो जो प्रोसेस है जो आप डायरेक्ट उसमें से हटा रहे हो सल्फाइड या कार्बोनेट को, वो अपने को ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। इसलिए आप क्या करते हो, सबसे पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो बाय हीटिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स, और फिर उसका रिडक्शन करा लेते हो, जिससे आपको जो प्योर मेटल है वो मिल जाता है। ठीक है, अच्छा अब एक और है बेटा, मैं आपसे चाहूँगा कि आप बुक को थोड़ा बीच बीच में देखते रहे। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम मैं बता देता हूँ। हाँ, हमने एक टॉपिक पढ़ा था एक्वा रेजिया। ठीक है, एक्वा रेजिया इसका नाम है, और मैं इसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको कि एक्वा रेजिया किसका मिक्सचर होता है, HNO3 और HCl। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लिखा है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का इनका एक मिक्सचर होता है, और इसी को एक्वा रेजिया बोलते हो। अब इस मिक्सचर को आप थोड़ा ना दिमाग में रखिएगा, दिमाग में रखिए। और अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप एक्वा रेजिया का। ठीक है, ये आपकी सीधे सीधे डेली लाइफ से रिलेटेड है। देखिए कई बार क्या होता है कि आपके गली मोहल्ले में या फिर घर के आसपास कोई ना बेचने आता है सामान वगैरह, और वो आपसे बोलता है, ज्वेलरी वाला होता है वो, और आपसे बोलता है कि भाई मुझे आप अगर आपके गोल्ड वगैरह है, सोने का कुछ सामान वगैरह ख़राब हो गया है, क्या हो, सोने को जब काफ़ी लंबे टाइम तक रखते हैं ना, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की एक कोटिंग आ जाती है। ठीक है, मतलब उनका रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ऑक्साइड वगैरह से मोस्ट जो भी एलिमेंट है आपके एटमॉस्फेयर में उससे रिएक्शन कर लेते हैं, तो मतलब वो उनका कोरोजन होता है। तो आपका सिल्वर है या फिर गोल्ड है, इनका कोरोजन हो जाता है। ठीक है, और क्या है, आपको जो दुकानदार जो आपके घर पे आए वो आपसे बोलता है कि आप ना मुझको आपके जो अगर ख़राब हो चुके हैं, मतलब अगर वो उनको ऊपर ब्लैक कलर के हो चुके हैं, तो मैं ना उनको साफ़ कर दूंगा। मेरे पास एक पानी है, नॉर्मल पानी बता दे, कुछ भी अगर सर नाम उसका दे देगा और बोलेगा ये मेरे पास पानी है, मैं इसे साफ़ करके आपको दे दूंगा और आपसे 10-5 रुपये जो भी है वो ले लूँगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो घर में होते हैं वो उनके थोड़े बुलावे में आ जाते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है जी भाई। उनको ऐसा लगता है जो आप करवा रहे हैं कि भाई आपका जो सोना है वो काला हो गया था और ये पानी में धोएगा और ये सफ़ेद हो जाएगा, वापस से चमकने लगेगा, वो ऐसा लगता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। जब आप मान लीजिए एक पीस था, ये ज्वेलरी का कोई पीस था, इसका वेट आपने पहले किया, उसको साफ क्लीनिंग करने से पहले आपने इसका वेट किया, और जब आपने उस बंदे को दिया जो कि आपके घर में आया, जब आपने और जब उसने उस सॉल्यूशन में डिप करके उसको मसला ना थोड़ा मतलब रब करके और आपको दिखा दे कि देखो चमकने लग गया और आपसे 20-30 रुपये जो भी ले लिए। जब आप क्लीनिंग करने के बाद इसका वेट करोगे ना तो इसका वेट काफ़ी कम मिलेगा आपको कंपैरेटिवली। हो सकता है 2-3 ग्राम कम मिले, 3-4 ग्राम कम हो जाए। ठीक है, अब अगर आपने तभी के तभी उसका वेट देख लिया तब तो आप उसको पकड़ सकते हो और आपसे पूछ सकते हो कि भाई ये वज़न कम क्यों बता रहा है। तो हो सकता है आपको ऐसे ही कर दे कि इसके ऊपर ना ये जो लेयर चढ़ गई थी इसका वजन हो गया था, इसलिए आपको लग रहा होगा कि अब वो लेयर जो है यानी कि जो ख़राब चीज़ थी वो हट गई है और इसका वेट कम हो चुका है। ठीक है, मतलब जो फालतू गंदगी थी, गंदगी का वजन था उसके अंदर जो आप आ रहे थे। मतलब ऐसे कुछ भी कहानी बनाकर वो आपको थोड़ा जहाँ से में ले सकता है, लेकिन नहीं, असल में क्या हो रहा है, उसके पास जो सॉल्यूशन होता है वो एक्वा रेजिया नाम का सॉल्यूशन होता है जो कि HNO3 और HCl इनका एक मिक्सचर होता है। ये इतना हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्टिव इतना ज़्यादा है कि ये गोल्ड जो होता है उसका भी कोरोजन कर देता है। ठीक है, गोल्ड जो होता है उसका भी कोरोजन कर देता है। ठीक है, उसको भी डिसोल्व कर लेता है अपने आप में। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि ये गोल्ड और आपका जो सिल्वर है उसको भी अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है। ठीक है, और डिसोल्व हो जाएगा तो आपका कुछ गोल्ड आपके ज्वेलरी से निकल के उसके सॉल्यूशन में आ जाएगा, और बाद में वो जो गोल्ड आपका सॉल्यूशन में आ चुका है वो उसको अलग कर लेगा, तो उसको तो फ्री का गोल्ड मिल गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपकी सीधे सीधे डेली लाइफ से रिलेटेड है। ओके, अच्छा जी, बस इसके अलावा छोटे मोटे क्वेश्चन जो है, इसके अलावा एक क्वेश्चन बच गया था कि आप कॉपर का यूज़ क्यों लेते हो स्टील की जगह, बर्तन में कॉपर का यूज़ क्यों लेते हो स्टील की जगह। इसका रीज़न में सिंपल सा वही है कि आपका जो कॉपर होता है और आपका जो स्टील होता है इनमें क्या छोटा सा डिफरेंस होता है। काफ़ी अच्छे होते हैं दोनों, बर्तन की तरह काम में ले सकते हो, लेकिन छोटा सा डिफरेंस क्या है कि इनकी हीट कंडक्टिविटी, कॉपर की जो हीट कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, मतलब जो आपका स्टील है उसकी हीट कंडक्टिविटी कम है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो 1 लीटर पानी अगर आप सेम टाइप के बर्तन में गर्म करो, एक स्टील का ले लो एक आप उसका ले लो कॉपर का, तो जल्दी पानी जो गर्म होगा वो कॉपर के उसमें होगा बर्तन में। ठीक है, और रीज़न आपको पता है, बिकॉज कॉपर इज़
अच्छा एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो ये आपके बुक के क्वेश्चन आंसर है जो कि हमने यहाँ से डिस्कस कर लिए थे। फिर भी किसी स्टूडेंट को इनमें दिक्कत है, कोई डाउट वगैरह किसी को समझ नहीं आ रहा है तो आप बता सकता है। ब्लू क्वेश्चन बेटा आपको एक बार खुद को ट्राई करने हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। दिक्कत आती तो पूछिए, क्योंकि ब्लू क्वेश्चन मैक्सिमम जो आपके उनका रीजन है वो आप जो हमने क्वेश्चन पढ़ाए ना उनमें कवर हो चुके हैं, वो सारे के सारे करीब करीब, ठीक है। तो फिर ठीक है, तब तक मजे करिए। थैंक यू स्टूडेंट।